तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब तक इस चैप्टर का हमारे शायद से 3 लेक्चर हो चुके हैं और आई होप आपको तीनों लेक्चर पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को भी देखने के बाद कॉमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना और अपनी अटेंडेंस देना मत भूलना। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 4 पे, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, अब तक पहले के 3 जो वीडियोस हमने देखे हैं बच्चों, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था बच्चों। और आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में एक बेसिक लेआउट समझा दूं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं। हम वापस से मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल का। बट उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो हम समझते हैं क्या होता है। देखो देखो पहली बात तो बताता हूं। देखो एक एटम जो होता है, एक एटम जो होता है बच्चों, वो एटम 3 चीजें कंटेन करता है। बच्चों क्या क्या करता है वो कंटेन? वो करता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चों हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि जो एक एटम होता है वो 3 चीजें कंटेन करता है। उसके अंदर 3 चीजें होती है बेसिकली, ठीक है, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां तक बच्चों आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? चलो, इलेक्ट्रॉन के बच्चों चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी होता है, और जिसका वैल्यू कितनी होती है बताओ? इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और यूनिट क्या होती है? कुलॉम, सॉरी कुलाम। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलाम वैल्यू होती है किसकी? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें एक बार हम वापस पढ़ेंगे कहां पे? चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलो पहले हम ये देख लेते हैं बेसिक। ठीक है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कोलम। और इसकी कितनी होती है? +1.6 इंटू 10⁻⁹ कोलम। या आप सब कुछ 9th में पढ़ चुके हो, और ये मैं वापस पढ़ाऊंगा 11th क्लास में ही, सेकंड चैप्टर में। ठीक है बच्चों, और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नो चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहां तक मेरी बात समझ में बच्चों? तो प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कोलम। वेयर एज न्यूट्रॉन के ऊपर बच्चों क्या चार्ज होता है? न्यूट्रॉन के ऊपर बच्चों कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहां तक क्लियर है? अब हम चलते हैं मास। इनका वजन कितना होता है? ठीक है, इनका वजन कितना होता है? किसमें? किलोग्राम्स में। तो इलेक्ट्रॉन का वजन होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसका मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स। और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करना बच्चों, कि इन तीनों के जो मास में जो सबसे हेवियर पार्टिकल है वो कौन है बच्चों? न्यूट्रॉन। सबसे भारी जो पार्टिकल है वो कौन सा बच्चों? न्यूट्रॉन। अब आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे, मतलब आप वैल्यू देखोगे मास की, तो आप देखोगे कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम है। बट डेसिमल्स में जब हम आगे जाकर देखेंगे तो न्यूट्रॉन बहुत ही स्लाइटली सा भारी है किससे बच्चों? प्रोटॉन से। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कौन भारी है बच्चों? न्यूट्रॉन, और वो भी बहुत ही थोड़ा सा। यहां तक क्लियर है बच्चों? और इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही हल्का है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत ही कम है। यहां तक मेरी बात समझ आए बच्चों आपको? चलो, दिख ही रहा होगा आपको, इसकी पावर कितनी है? 10⁻⁻27। इसकी पावर कितनी बच्चों? 10⁻31। और माइनस में पावर जितनी ज्यादा बढ़ती है, आप मैथ्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, तो उतनी वैल्यू कम होती जाती है। मतलब आप ये मान लो, अगर इनका मास 10,000 किलोग्राम है, अगर मान लो, तो इसका रिस्पेक्टिव मास कितना होगा? 1 किलोग्राम। तो इतना डिफरेंस है। मेरे को बताओ, हाथी के सामने एक चींटी, ऐसा ही डिफरेंस है किसमें? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में। यहां तक मेरी बात क्लियर है आपको? चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब प्यारे बच्चों देखो, एटम क्या कंटेन करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एटम की कोई भी एलिमेंट है, उसकी कुछ भी हम क्या करते हैं?
हम उसकी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। हम उसकी बच्चों दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं बच्चों एटॉमिक नंबर। ये आपने सबने पढ़ा हुआ है, मैं एक बार फटाफट क्विक रिकैप देता हूं आपको। एटॉमिक नंबर, इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है कैपिटल जेड। एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है बच्चों कैपिटल जेड, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एलिमेंट या फिर एक स्पीशी में कितने प्रोटॉन्स हैं वो ही उसका क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मैग्नीशियम है और हम बोलते हैं कि मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स हैं, तो दैट मीन्स कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों, 12 होगा। यहां तक बात क्लियर है मेरी। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों, 12 होगा। यहां तक क्लियर। चलो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है बच्चों एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं बच्चों ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास को बच्चों कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है बच्चों, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के समेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, विच इज डिनोटेड बाय अ सिंबल कैपिटल ए। यहां तो कोई प्रॉब्लम। एटॉमिक नंबर क्या था बच्चों, विच इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल जेड, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वेयर एज एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू द समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई होप इट इज क्लियर। चले बच्चों आगे देखते रहिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, थोड़ा सा फोकस करके पढ़िएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, 9th का ही टॉपिक है, एक बार वापस बताऊंगा मैं इसको, ठीक है। चलो यहां तक बात क्लियर है। इसका तात्पर्य क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि अगर मैंने बोला कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, अगर कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है बच्चों, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कैल्शियम जो है बच्चों, कैल्शियम जो है, कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का समेशन कितना है बच्चों, 40 है। कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का समेशन कितना है बच्चों, 40 है। यहां तक बात क्लियर। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। चले बच्चों आगे, यहां तक क्लियर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के समेशन को बोलते हैं बच्चों एटॉमिक मास, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। अब समझते हैं बच्चों आगे। अब अगर मान लो कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली। देखो एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मैंने एक एलिमेंट लिया जिसका नाम है फोस्फोरस। ध्यान रखना पी किसका होता है, फोस्फोरस का होता है, पोटेशियम का के होता है। और मैंने यहां नीचे लिखा 15 और ऊपर लिखा 31। या तो ऐसे लिखते हैं या फिर दूसरा एक और तरीका लिखते हैं कुछ लोग, ऐसे यहां पे 15 और यहां 31 लिखे, कैसे भी, बट बात समझने की कोशिश करना दोनों में क्या मतलब है। जो भी नंबर नीचे लिखा रहता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, ठीक है। जो नंबर बच्चों ऊपर लिखा रहता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एटॉमिक मास को। और यहां पे जो अल्फाबेट लिखा रहता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को। क्या बोला बच्चों मैंने, वापस सुनना। जो नंबर नीचे लिखा रहता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को। जो नंबर ऊपर लिखा रहता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को। और जो अल्फाबेट यहां लिखा रहता है उसको हम, वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, वो करता है एलिमेंट को। यहां तक बात क्लियर है मेरी। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया कि फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 15, और फोस्फोरस का एटॉमिक मास कितना बच्चों, 31। और ये कैसे पता चला कि बच्चों ये फोस्फोरस है, क्योंकि ये सिंबल पी किसका होता है, फोस्फोरस का होता है। ये आपने पढ़ रखा है बच्चों। चले बच्चों आगे, चलो अब देखिए आगे की बात समझने की कोशिश कीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो आता है दिमाग में, वो आता है कि हाउ डू वी कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे निकालने की कोशिश करें, या हम कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, ये हमारे दिमाग में बच्चों एक क्वेश्चन आता है। और इस क्वेश्चन का जवाब आप सुनिएगा, बहुत ही आसान है। मेरे को एक बात बताओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अगर 15 आपका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बच्चों, 15। यहां तक सब क्लियर है। एटॉमिक नंबर 15 है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बच्चों कितने हैं, 15 है।
और मैंने बताया था एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये कितना दे रखा है आपको 31। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आप में दिमाग हो, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 15, और एटॉमिक मास कितना है 31। अब हम इससे सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा बच्चों 31 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 16। तो 31 क्या था बच्चों, 31 था एटॉमिक मास, 15 क्या था बच्चों, 15 था एटॉमिक नंबर। इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से क्या मिला बच्चों हमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्विवेलेंट होगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। यहां तक क्लियर है। तो एटॉमिक मास ए माइनस जेड, ए टू जेड, ए माइनस जेड वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताता है, हमें ये बात क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच्चों कितना होगा, ए माइनस जेड विच इज इक्वल टू 16 इन दिस केस, इस वाले एग्जाम्पल में 16 के बराबर है। यहां तक क्लियर है, पक्का। चलो, तो ये हमने अभी देखा, अभी तक हमने क्या देखा, एटॉमिक नंबर देखा, एटॉमिक मास देखा, और हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी कि हम हाउ डू वी कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये सब हमने चीज देखी, और कैसे हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर को और एलिमेंट को। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने देखो ये देख लिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में कितने हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सिंपल सा एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होता है। साथ ही साथ बच्चों हमने देखा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड। अब बच्चों हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, आसानी से समझ में आएगा आपको, ध्यान से देखना। देखिए बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। मान लो ये है आपका एक एलिमेंट सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23 है। देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्या बोला बच्चों मैंने, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, वेयर एज जो उनका साइन होता है वो डिफर होता है। मतलब अगर प्रोटॉन का चार्ज प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम है। ये बात क्लियर है। मतलब अगर एक एटम में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो मेरे को बताओ कौन सा चार्ज एटम एक्वायर करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर 10 पॉजिटिव वाले हैं और 10 नेगेटिव वाले हैं तो एटम पे कितना चार्ज होगा, एटम न्यूट्रल रहेगा, एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा। यहां तक मेरी बात क्लियर हो रही है आपको, एटम न्यूट्रल रहेगा और एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। यहां तक क्लियर है। वेयर एज एक भी स्पीशी का नंबर बढ़ा तो चार्ज उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे मान लो किसी एटम में अगर 10 प्रोटॉन हैं और 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सोच के बताओ मेरे को बच्चों कि ओवरऑल चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। देखो 10 प्रोटॉन की वजह से +10 हो गया और 12 इलेक्ट्रॉन की वजह से -12 हो गया, तो ओवरऑल जो चार्ज हुआ कितना हो गया बच्चों, -2 हो गया। तो -2 चार्ज एक्वायर किया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है। नहीं है समझ में तो कोई बात नहीं बच्चों, टेंशन मत लो। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में पॉजिटिव बातें भी होती है, अच्छी बातें भी होती है और गंदी बातें भी होती है। अगर गंदी बातें और अच्छी बातें बराबर हो तो आपका दिमाग ओवरऑल कैसे क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर गंदी बातों की मात्रा ज्यादा और अच्छी बातों की मात्रा कम हो तो आप ओवरऑल कैसे बच्चे कहलाओगे, गंदे बच्चे। और अगर अच्छी बातों की मात्राएं ज्यादा हो और गंदी बात की मात्राएं कम हो तो ओवरऑल क्या होगा, आप कैसे बच्चे कहलाओगे, अच्छे बच्चे। मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है एटम वही चार्ज एक्वायर करेगा। यहां तक मेरी बात क्लियर हो रही है आप सबको, यही मैं कहना चाहता हूं आपको, और आप इसी से मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब देखो, पहले आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हो पूरे सामने वाले एग्जाम्पल को देखते हुए। देखो नीचे लिखा रहता है एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चों, 11। और ऊपर जो नंबर लिखा रहता है वो तो एटॉमिक मास। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता था बच्चों, याद करो, ए माइनस जेड। ए कितना है क्वेश्चन में 23, जेड कितना है 11, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया बच्चों, 12 हो गए। ठीक है, अब आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है। अभी मेरे को बताओ सोडियम के ऊपर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है। जब सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या है, सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब सोडियम न्यूट्रल है।
सोडियम न्यूट्रल है तो इससे क्या मतलब है कि जितने एटम में प्रोटॉन एक्वायर होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो क्योंकि एटम में 11 प्रोटॉन्स हैं, ध्यान से सुना मेरी बात, और एटम पूरा का पूरा है, एलिमेंट पूरा पूरा न्यूट्रल है, तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? क्योंकि एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो अगर 11 प्रोटॉन एलिमेंट एक्वायर कर रहा है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, तभी ही वो क्या है, न्यूट्रल स्पीशी है। बात क्लियर? चलते अब हम चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास एक एलिमेंट यूरेनियम 92-35। यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसमें आपको ये तीनों चीजें निकालनी है। चले निकाले, बहुत आसान है मेरे हिसाब से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए बच्चों, नीचे लिखा है तो 92। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, इन दोनों को माइनस कर दो, 235 माइनस 92। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मेरे को एक बात बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे अगर आप बता पाओ तो। देखो एलिमेंट ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है, ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। तो अगर न्यूट्रल होगा तो मेरे को बताओ जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही न्यूट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे बच्चों, 92। आगे बात बच्चे समझ में, मेरे हिसाब से आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। आगे बात समझ में। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल में, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। अगला क्वेश्चन बच्चों कुछ इस प्रकार से है, आपको निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और किस में निकालने, ध्यान से देखना बच्चों, आपको निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। किस में निकालोगे, चलो Fe2+ में निकाल लो। Fe2+, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 और Fe का एटॉमिक मास होता है 56। पहले बच्चों Fe क्या होता है तो पता है ना आपको, Fe आयरन होता है। ठीक है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और एटॉमिक मास होता है 56। चले निकाले बच्चों। चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चों, अड़ते बिड़ते लिखो कितने होंगे, 26। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों, माइनस कर दो, तो 56 माइनस 26 कितना हो गया बच्चों, 30। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहां पे आ जाता है ट्विस्ट। देखो अब तक हमने क्या देखा था, अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ध्यान से सुना मेरी बात, अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो आपने क्या बोलता कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट यहां पे एलिमेंट पे, एटम पे कौन सा चार्ज है, +2 का चार्ज है। अब क्योंकि एलिमेंट है एटम पे +2 का चार्ज है, तो समझने की कोशिश करो किसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा ज्यादा है, मेरे को बताओ, प्रोटॉन की फिर इलेक्ट्रॉन की। सोचिए तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा है। वेरी गुड, प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा है। अब मेरे को ये बात बताओ, प्रोटॉन है कितने, 26। और कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन करेंगे अगर हम, तो हमने ये देखा कि क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज एक्वायर कर रहा है, तो दैट मीन्स कि प्रोटॉन की मात्रा क्या है बच्चों, ज्यादा है। यहां तक बात क्लियर है। और प्रोटॉन है कितना, 26, और प्रोटॉन ज्यादा कितने हैं, 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सोच के बताओ, क्या 24 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है बच्चों, 24 हो जाएंगे, क्योंकि 24 से 2 ज्यादा है 26। सीधी सी बात है, बहुत आसान था एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल कर लो बच्चों, बस एक लास्ट एग्जाम्पल इसका, फिर हम आगे चलेंगे। तो इसका लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों क्या है। इसका लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों, अब धीरे धीरे करके देखो हम अपनी डिफिकल्टी बढ़ाएंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये आप 9th में पढ़ चुके हो, सर वापस से रिपीट कर रहे हैं, बट बच्चों ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। मैं आज आपको क्लास के एंड में होमवर्क भी दूंगा एनसीईआरटी का, वो 5 सवाल आप करना, प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना। धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, उसकी डिफिकल्टी बढ़ाएंगे। अब जब आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट मीन्स उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो ही, मैं उसकी स्किप नहीं करा सकता। तो प्लीज आप थोड़ा सा फोकस करें, और मेरे को पता है आप पक्का फोकस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे। सल्फर होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है, एटॉमिक मास 32 होता है, और -2 चार्ज को एक्वायर कर रखा है। ये सल्फाइड आयन है। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जिसको मजा आ रहा है वो प्लीज लाइक करें, एंड जिसको ये आंसर आ रहा है पहले पॉज करके फटाफट आंसर को सॉल्व करें। ठीक है, चलो। और अटेंडेंस देना मत भूलना बच्चों। मेरे को प्यारे बच्चों, मुझे पता आप अटेंडेंस देने में क्यों शर्मा रहे हो बेटा, टिकटॉक बनाने में नहीं शर्माते तो ये करने में क्यों शर्मा रहे हो।
बस आपको अपना नाम लिखना है, आपको हाय हेलो कुछ नहीं लिखना है, और मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, आप मेरी बात पक्का मानोगे। देखो इससे देखो क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, और दूसरा फायदा मुझे पता लगेगा कि कौन बच्चा रेगुलरली वीडियोस देख रहा है। देखो ये कोई फन वीडियो नहीं है कि आप देखोगे और खत्म कर दोगे। अभी देखो मेरा इससे पहले एक आपका इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट मैसेज करके एक वीडियो आया था, आपके ग्रुप्स में भी आया था, यूट्यूब पे भी आया था। तो आपने वो वीडियो से समझा होगा कि अभी जो टाइम बहुत ही क्रूशियल है, और आपको एक प्रॉपरली इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। तो आई होप आप समझदार हो ही, 11th में आई चुके हो, साइंस सब्जेक्ट भी है आपके पास। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स और आर्ट्स वाले समझदार नहीं होते, बट आप लोग ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहे हो, तो कृपया करके समझदारी भी दिखाओ। ठीक है बच्चों, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन फटाफट, आगे चलते हैं। तो सल्फर का है 16, 32 -2 का चार्ज एक्वायर करता है। तो देखते हैं बच्चों फटाफट, पहले अड़ते बिड़ते नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों 32 - 16 दैट इज इक्वल टू 16, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ बच्चों अब कितने होंगे। ओवरऑल चार्ज कितना एक्वायर कर रहा है, -2 का चार्ज एक्वायर कर रहा है। बात क्लियर है, ओवरऑल चार्ज -2 का एक्वायर कर रहा है। तो अब आप देखो कि मतलब नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है -2 मतलब कितने ज्यादा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो क्योंकि प्रोटॉन है 16 और इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है, तो बताओ कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स 18। आपका आंसर आया, सही आया, वेरी गुड, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किया अभी इसके। अब हम आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट में जो आप शायद से 9th में पढ़ चुके हो, बट इस साल भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, वो है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, तो एवरेज एटॉमिक मास देखते हैं फटाफट। आज का हमारा लास्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास। इसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस आप करके आओगे, मुझे आप पे भरोसा है, आप वो क्वेश्चंस करोगे। अब प्यारे बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। हम एक एलिमेंट लेते हैं और उसमें आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालना। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक मास होता है बच्चों 35.5। ये होता है क्लोरीन, दिख रहा है आपको अपने बोर्ड पे। चलो अब हमें क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो निकाले बच्चों, फटाफट आ जाओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 35.5 - 17 विच इज इक्वल टू 18.5, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, दैट इज इक्वल टू 17। आई होप इट इज क्लियर। अब बच्चों एक बात समझने की कोशिश करो, यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, अगर आपने नोटिस किया होगा 18.5। 18.5 का मतलब 18.5 न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। देखो न्यूट्रॉन सबसे छोटी स्पीशीज है, प्रोटॉन सबसे छोटी स्पीशीज है, इनका आधा पौना एग्जिस्ट नहीं करता, ये पूरा पूरा एक ही एग्जिस्ट करता है। मेरे को बताओ एटम की डेफिनेशन याद है बच्चों आपको, एटम की डेफिनेशन क्या होती थी, ऐसा पार्टिकल जो बिल्कुल नहीं टूट सकता, याद करो। अब जब वो टूट ही नहीं सकता तो उसका क्या आधा एग्जिस्ट कर सकता है। और हम तो एटम की भी बात नहीं कर रहे बच्चों, हम तो बात कर रहे हैं उसके अंदर रहने वाले पदार्थों की, जो कि होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आधा अधूरा एग्जिस्ट कर सकते हैं? जी नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब न्यूट्रॉन 18.5 एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा, जब न्यूट्रॉन 18.5 एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते तो आप सर यहां लिख कैसे दिए कि 18.5 न्यूट्रॉन्स होंगे, या फिर एटॉमिक मास 35.5 कैसे होगा? तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमें समझना पड़ेगा एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या बोलता है मैं आपको समझाता हूं। देखो आपने कभी क्रिकेटर्स के एवरेज देखी है? बस मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो एक क्रिकेटर है विराट कोहली। विराट कोहली ने मान लो 3 मैच की क्रिकेट सीरीज खेली। कितने मैच के बच्चों? 3 मैच की क्रिकेट सीरीज खेली। एक मैच में उसने बनाए कितने रन? 50 रन। एक मैच में बनाए मान लो उसने कितने रन? 0 रन। और तीसरे मैच में बनाए बच्चों कितने रन? 50 रन। अब आपने बच्चों में पढ़ा होगा कि 3 मैच खेले, एक में 50, दूसरे में 0 और तीसरे में 50। आपको एवरेज निकालनी होगी तो बच्चों कैसे निकालोगे एवरेज? तीनों को ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो कितनी बार खेला है मैच? 3 खेला है, तो 100 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 33.33। इसका तात्पर्य क्या है बच्चों कि विराट कोहली ऑन एन एवरेज मतलब समझ में आता है ना बच्चों क्या है एवरेज? मतलब ऐसा नहीं है कि 33.33 रन बनाएगा, मतलब ऑन एन एवरेज इतना जो डेटा कलेक्ट किया है कि वो ऑन एन एवरेज कितने रन बनाता है? 33.33। बट थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, क्या 33.33 रन पॉसिबल हो सकते हैं? 0.33 रन पॉसिबल हो सकता है क्या? आधी क्रीज से वापस लौट के आ गया,
ऐसा नहीं हो सकता बच्चों पॉसिबल। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, एवरेज जो वर्ड होता है, जो एवरेज जो वैल्यू निकलती है, वो सबका एक तरह से क्या है, समेशन के बाद डिवाइड निकलता है। तो ये अपने को सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया बताता है, बात समझ में आई, या हमें एक्चुअल आइडिया नहीं बताता है। क्लियर है मेरी बात। तो विराट कोहली का मतलब ऐसा नहीं है कि 33.3 रन ही बनाएगा, वो 0 पे भी आउट होगा और 50 पे भी आउट होगा, बट ऑन एन एवरेज 33.33 रन बनाएगा। बट 0.33 रन एग्जैक्टली हो ही नहीं सकते, बट एवरेज में कुछ भी निकल सकता है, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर डेसिमल्स में भी निकल सकता है। सेम या क्लोरीन का जो मास है, यसले में एक क्लोरीन एटम का मास नहीं है, ठीक है, डिफरेंट क्लोरीन एटम्स का मास है, इस वजह से एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी समझाता हूं थोड़ी देर में। पहले हम इससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स का। इन सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स का। क्या पता आपने पहले पढ़ रखा होगा 9th क्लास में, आई होप पढ़ तो सब रखा है, बस आता नहीं है सर। तो इससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो प्यारे बच्चों, आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। आइसोटोप्स वो स्पीशीज होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। मैं आपको एक चीज टेबल बना के समझाता हूं। ध्यान से देखना बच्चों बोर्ड पे। आइसोटोप्स बच्चों वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स कौन से होते हैं बच्चों, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। वेरस बच्चों आइसोबार्स कौन से होते हैं, आइसोबार्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक मास सेम होता है। ये टेबल बना लो, ये आपने कभी स्कूल में नहीं बनाई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों को समझने के लिए। पता नहीं क्यों नहीं बनवाते हैं टीचर्स, ठीक है, वैसे लिख के समझाते हैं और 9th क्लास में बच्चों को लिखने में थोड़ा मुश्किल होती है, मतलब समझ के। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ बच्चों। पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ आइसोटोप का। आइसोटोप का एग्जाम्पल देखता हूँ। हाइड्रोजन जो एटम होता है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन जो एटम होता है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, मतलब प्रोटॉन्स तो 1 है, बट न्यूट्रॉन्स की अमाउंट बढ़ती रहती है अलग अलग। तो एक होता है H11, H12 और एक होता है H13, मतलब एक एक न्यूट्रॉन बढ़ाते हुए चलो, ठीक है। तो एक बनेगा H11, एक बनेगा H12 और एक बनेगा H13। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब एटॉमिक नंबर देखो सब में सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों इसका। इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है प्रोटियम। इसका नाम होता है बच्चों ड्यूटेरियम, और इसका नाम होता है बच्चों ट्रिटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। प्रोटियम में एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक मास होता है 1। ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक मास होता है 2। और ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक मास होता है 3। 99% जो एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट ये 2 फॉर्म भी हाइड्रोजन की एग्जिस्ट करती है, बट 99% कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों, प्रोटियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कौन, हाइड्रोजन। यहां तक बात क्लियर है। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स। ये तीनों क्या कहलाएंगे बच्चों, सॉरी आइसोटोप्स। क्या कहलाएंगे बच्चों, सॉरी आइसोटोप्स। और आइसोबार्स का एग्जांपल देखना बच्चों, जैसे आर्गन देखा होगा आपने। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18 और एटॉमिक मास क्या होता है 40। सिमिलरली कैल्शियम देखा होगा आपने, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। तो ये दोनों का देखो एटॉमिक मास सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए बच्चों, ये हो गए आइसोबार्स। क्या हो गए बच्चों, आइसोबार्स। समझ में आ रहा है बच्चों। तो आइसोटोप्स क्या होंगे, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। और आइसोबार्स कौन से होंगे, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट एटॉमिक मास सेम होगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके काम के हैं आइसोटोप्स। क्या आइसोटोप्स आपको समझ में आए बच्चों, आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट। चले बच्चों आगे, चलो अब हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास में क्या होता है। अब जब भी कोई आइसोटोप्स होते हैं उनमें अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपने देखा था हाइड्रोजन भी 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
वैसे क्लोरीन के भी कितने आइसोटोप होते हैं बच्चों? 2 आइसोटोप होते हैं। एक सेकेंड, क्लोरीन के बच्चों कितने आइसोटोप्स होते हैं? क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन के बच्चों कितने आइसोटोप्स होते हैं? 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक आइसोटोप होता है क्लोरीन का जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17 बट एटॉमिक मास होता है 35, और एक होता है जिसका क्या होता है एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास होता है 37। ठीक है, पूरे नेचर में ये वाला क्लोरीन कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है? 75%, और ये वाला कितना एग्जिस्ट करता है? 25%। मतलब जो नेचर में क्लोरीन एग्जिस्ट करता है उसका 75% जो क्लोरीन एग्जिस्ट करता है वो कौन सा वाला करता है? 35 वाला जिसका मास 35 है, और 25% कौन सा एग्जिस्ट करता है जिसका मास कितना बच्चों? 37 है। तो देखो पिछले वाले एग्जाम्पल में जब हमने हाइड्रोजन में देखा था उसमें 99% कौन एग्जिस्ट कर रहा था? हाइड्रोजन 1 वाला, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास 1 था। तो जब 99% कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमेशा उसका मास हम उसी के इक्विवेलेंट रखेंगे, क्योंकि देखो 99% होगा तो ऑटोमेटिकली एवरेज निकालोगे तो क्या होगा? उसी के बराबर आएगा। यही बात समझ में? अगर एक बैट्समैन 10 मैच में 0 रन बनाता है और एक मैच में 2 रन बनाता है तो उसका, चलो थोड़ा अलग लेते हैं, एक बैट्समैन है जो हर मैच में 100 मारता है, मतलब पूरी सीरीज में 7 मैचेस थे, उसने 6 मैचेस में 100 मारी और एक मैच में उसने 20 रन मारे, तो उसका एवरेज 100 के पास ही होगा ना एक तरह से, क्योंकि 6 में तो कंसिस्टेंटली उसने क्या किया? 100 मारी। सिमिलरली इसका भी आप बच्चों समझने की कोशिश करो, हाइड्रोजन में क्या होता था? 99% H1 वाला था, तो इस वजह से हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 के आसपास ही होता है। वेरएज यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे दोनों का एक अप्रोप्रिएट अमाउंट है, मतलब इतना नहीं कि कोई भी अप्रिशिएबल अमाउंट है, मतलब ये भी 75% है तो ये भी बहुत कम नहीं है, 25% तो है ही, कम तो है बट 25 है ही। तो जब भी ऐसी कोई अप्रिशिएबल रेंज के 2 आइसोटोप्स आते हैं तो हम हमेशा उनका मास निकालने के लिए क्या करते हैं? उनका क्या करते हैं बच्चों? उनका निकालते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास। इसका फॉर्मूला क्या होता है समझने की कोशिश करना, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ 1 वाला मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ 1 वाला प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड वाला मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ सेकंड वाला डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला होता है किसका बच्चों? एवरेज एटॉमिक मास का। कोई भी पहले वाले का परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय पहले वाले का एटॉमिक मास प्लस दूसरे वाले का परसेंटेज और दूसरे वाले का एटॉमिक मास निकाले एक बार। तो देखो पहले वाले का परसेंटेज कितना बच्चों? 75, एटॉमिक मास कितना है? 35। दूसरे वाले का परसेंटेज कितना बच्चों? 25, एटॉमिक मास कितना है? 37 आउट ऑफ 100। सॉल्व करें इसको जब आप सॉल्व करोगे बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये आएगा कितना बच्चों? 35.5। ये आएगा बच्चों कितना? 35.5। तो ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें दर्शाता है कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5, जो कि हमने इन एक्चुअल देखा था और हम जानते हैं। तो 35.5 एवरेज एटॉमिक मास क्यों आया? इसका आपको रीजन समझ में आया? इसका सीधा सा रीजन ये है क्योंकि हमने जब दोनों का एवरेज निकाला तो वो कहाँ तक लाई किया? वो 35.5 पे लाई किया। ठीक है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन के थ्रू निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पहला वाला मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ पहला वाला प्लस परसेंटेज ऑफ दूसरा वाला मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ दूसरा वाला डिवाइडेड बाय 100। पहले मल्टीप्लिकेशन में ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर डिवाइड बाय 100 कर देना ऐड करने के बाद, या फिर आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे आपको मैथ्स आती है आप वैसे करो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों? अब हम एनसीईआरटी के कुछ जो होमवर्क दूंगा, मैं आपको 3-4 सवाल दूंगा, ज़्यादा दूंगा नहीं, वो आपको करके लाने। तो उन क्वेश्चन नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। एक सेकेंड, तो बच्चों आज का आपका होमवर्क क्या है फटाफट देख लेते हैं। पेज नंबर 14 पे प्रॉब्लम 1.1 आपको करनी है, पेज नंबर 14 एनसीईआरटी का, ठीक है, क्लास 11th की। अगर आप पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पेज नंबर 14 पे जो एग्जाम्पल है प्रॉब्लम 1.1 है वो सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज जो है, जो बैक एक्सरसाइज होती है चैप्टर 1 की, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है और क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत ही छोटे से क्वेश्चन है, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे आपको करने में। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यूज है उसको आप अप्रॉक्सीमेट लेते हुए चलेंगे तो ज़्यादा सही है, ठीक है, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे। तो अप्रॉक्सीमेशन लेते हुए चलेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज की क्लास में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
अटेंडेंस देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आई होप आपको सब चीज़ पसंद आई होंगी, ठीक है। आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।